गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूं कैसर। आप देख रहे हैं स्टडी विद कैसर। आज हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 ईस्वी में 1789 में हुआ था फ्रांस में। इस रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया और साथ ही साथ एक बड़ा ही अहम नारा दिया था, स्लोगन दिया था, जो था इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का। ये स्लोगन जो था, ये इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानव संस्कृति के लिए बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है, इसीलिए इस रेवोल्यूशन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये रेवोल्यूशन वर्ल्ड हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब ये रेवोल्यूशन जो है शुरू होता है 14 जुलाई 1789 को विद द फॉल ऑफ बासिल, जो कि बासिल में एक किला था, उसके फॉल के साथ ही ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। और तकरीबन 10 सालों के बाद इसका खात्मा कब हुआ? ये कब ख़त्म हुआ? 1799 ईस्वी में, जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक बन करके या फ्रांस का हुक्मरान बन करके सामने आया। अब हम ये जानेंगे कि जब ये रेवोल्यूशन हुआ उस वक्त फ्रांस का शासक या फ्रांस का हुक्मरान कौन था। तो उस वक्त फ्रांस का हुक्मरान था लुई 16। लुई 16 जो है क्राउंड किया गया था। लुई 16 को क्राउंड किया गया, ताजपोशी की गई थी कब? 1774 में। वो बिलोंग करता था बोर्बन फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और उसकी शादी तकरीबन 20 साल की उम्र में ऑस्ट्रियन राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हो गई। मैरी एंटोनेट के बारे में कहा जाता है कि ये खातून या ये लेडी जो थी बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट थी और ये बादशाह को या राजा को प्रजा या रियाया से दूर रहने की सलाह देती, जो कि हुकूमत के लिए अच्छा नहीं था। अब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज़, वजह को जान ले। क्या क्या वजह थी, क्या था ऐसा कि ये रेवोल्यूशन हुआ? तो इसकी बहुत सारी कॉजेज़ है, बहुत सारी वजह हैं। मेनली हम यहाँ पर 4 कॉजेज़ को, 4 वजहों को जानेंगे। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड राइटिंग्स ऑफ फिलोसोफर्स। ये 4 कॉजेज़ थी, जिनमें इकोनॉमिकल कॉज जो था मोस्ट ट्रिगर पॉइंट था, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि ये इमीडिएट कॉज था। ठीक है, सबसे पहले अब हम पॉलिटिकल कॉज को जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं फ्रांस में बोर्बन फैमिली की हुकूमत थी। ये इस बोर्बन फैमिली में लुई 14 जो थे, लुई 14 1643 में राजा बने और तकरीबन एक लंबे अरसे तक हुकूमत करने के बाद 1715 ईस्वी में इनका शासन ख़त्म हुआ या इनका हुकूमत ख़त्म हुआ। ये जो थे बहुत ही अच्छे हुक्मरान थे, बहुत ही लायक हुक्मरान थे। इन्होंने अपने दौर में फ्रांस को प्राइड दिलाया, पावर को सेंट्रलाइज़ किया, यानी सारे पावर के अपने हाथों में कर लिया। यानी फ्यूडल जो सिस्टम उस वक्त था, फ्यूडल्स के पावर को रिड्यूस करके पावर को सेंट्रलाइज कर दिया। और साथ ही इन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी। जंगों में इन्वॉल्व होने के कारण खजाना खाली हो रहा था। अब इनकी डेथ के बाद लुई 15 बनते हैं राजा। इनकी हुकूमत शुरू होती है 1715 से 1774 तक इनकी हुकूमत रहती है। ये उतने अच्छे राजा नहीं थे, इन्होंने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया। 7 ईयर वार्स इनके दौर में हुआ। फेमस है इनके दौर का 7 ईयर्स वार, जो कि इंग्लैंड के साथ लड़ी गई थी। और इस जंग में इन्होंने बहुत खर्च किया, नतीजा के तौर पर खजाना खाली हो गया। अब इनकी डेथ के बाद लुई 16 राजा बनते हैं। कब? 1774 में। और ये तकरीबन 1792 तक ये राजा रहे, हुकूमत रहा 1792 तक। ये एकदम लायक हुक्मरान नहीं थे। कहा जाता है कि इनकी वाइफ जो मैरी एंटोनेट थी, उनका असर इन पर बहुत ज़्यादा था और वो इनको अच्छे सलाह नहीं दिया करती थी।
और कहा जाता है कि उनका इन्फ्लुएंस यानी मेरी इंटरनेट का इन्फ्लुएंस इस पर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, अब ये तो था पॉलिटिकल। अब सोशल कॉजेज़ की तरफ बढ़ते हैं। सोशल कॉजेज़ को जानने के लिए हमें एंशिएंट रिजिम के बारे में जानना होगा। एंशिएंट रिजिम या ओल्ड रिजिम, ओल्ड रिजिम किसको कहा जाता है? 1789 यानी रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले का दौर जो था फ्रांस का, उसको ओल्ड रिजिम या एंशिएंट रिजिम कहा जाता था। ठीक है, ये इस दौर में राजा जो था गॉड का नुमाइंदा अपने आप को कहता था, जिसको डिवाइन ओरिजिन कहते हैं। और इस दौर में फ्रांस 3 तबकों में बटा हुआ था, 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कैलर्जीमैन, फर्स्ट स्टेट से कैलर्जीमैन बिलोंग करते थे। इनको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, ये टैक्स फ्री लाइफ गुजारते थे। दूसरा ग्रुप जो था सेकंड स्टेट, ये नोबिलिटी ग्रुप था, बादशाह के रिलेटिव्स इससे बिलोंग करते थे और ये भी प्रिविलेज ग्रुप था। बहुत सी इनको सहूलतें, सुविधाएं मुयस्सर थी, इनको हासिल था सुविधा, लेकिन इनको किसी तरह का कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। और बकिया जो 95% पॉपुलेशन जो थी वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करती थी। इसमें 2 ग्रुप थे, बिग मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स एंड लॉयर्स। ये जो ग्रुप था इसको मिडिल क्लास या बुर्जुआज कहा गया था। ये मिडिल क्लास लोगों को उस वक्त बुर्जुआज कहा गया था। ये तबका जो था बिलोंग करता था थर्ड स्टेट से। और साथ ही साथ एक और तबका था जो कम पढ़ा लिखा था, जिसमें शामिल थे कौन लोग? पीजेंट्स, आर्टिसंस, लेबर्स एंड सर्वेंट्स। ये भी थर्ड ग्रुप से बिलोंग करते थे, थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे। लेकिन इनको हर तरह का, ये जो ग्रुप था पढ़ा लिखा ग्रुप या ये जो गैर पढ़े लिखे ग्रुप थे, तो इन पर पढ़े लिखे तबके का यानी जो बुर्जुआज थे उसका असर इन लोगों पर काफ़ी था। वो इनको बातें समझाया करते थे। तो इस तरह से देखा गया कि 95% आबादी जो थी वो थर्ड स्टेट की थी। और इन्होंने क्या किया? रिवोल्ट कर दिया शासन के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि इनको तमाम तरह की टैक्सेस पे करने पड़ते थे। ये ग्रुप जो है हर तरह की टैक्सेस पे करती थी, जबकि 2 ग्रुप जो था फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट, ये दोनों ग्रुप को कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। ये फर्स्ट ग्रुप जो था, जो क्लर्जीमैन थे, वो तो इबादत करते थे, और दूसरे ग्रुप यानी नोबिलिटी ग्रुप जो था वो क्या करता था? वारफेयर में हिस्सा लेता था। और तमाम तर खर्च कौन उठाता था? ये थर्ड स्टेट के लोग उठाते थे। हर तरह के टैक्सेस इनको पे करने पड़ते थे, जिसकी वजह से आवाम जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कर गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट कॉज में हम बताएंगे इकोनॉमिकल कॉजेज। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज था, यही वो वजह थी जिसकी वजह से फ्रांस में रेवोल्यूशन फ़ौरन ही स्टार्ट कहेंगे हो सकता है, फौरी असबाब या इमीडिएट कॉज कह सकते हैं इसको। जब 1784 में लुई 16 राजा बन कर के आए तो उनको एम्प्टी ट्रेजरी का सामना करना पड़ा। एम्प्टी ट्रेजरी मतलब खजाना खाली। अब ये भी क्वेश्चन होता है कि एम्प्टी ट्रेजरी क्यों हो गया, यानी खजाना खाली क्यों था? तो जाहिर है कि जितने राजा थे बोर्बन फैमिली के, वो अलग अलग जंगों में इन्वॉल्व रहे, बहुत सारी जंगें लड़ी और उन जंगों में काफ़ी पैसा खर्च हुआ। तो ये एक वजह थी खजाना खाली होने की। दूसरी वजह थी उनका एक पैलेस जो कि वर्साइल में था, बहुत ही आलीशान था। इसको मेंटेनेंस में इस पैलेस के मेंटेनेंस में फ्रांस की प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा, ट्रेजरी का एक बड़ा हिस्सा जो है खर्च होता था, जिसकी वजह से भी खजाना जो था वो खाली हो रहा था। अब एक और कॉज थी पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी। मेन कॉज थी 1715 में फ्रांस की टोटल आबादी, पूरी आबादी थी 23 मिलियन। जब रेवोल्यूशन हुआ उस वक्त की आबादी क्या थी? 28 मिलियंस। तो ये एक काफ़ी बड़ा इजाफा था पॉपुलेशन में, लेकिन प्रोडक्शन में कोई इजाफा नहीं था। जब प्रोडक्शन में कोई इजाफा नहीं था तो नतीजा के तौर पर क्या हुआ कि लोगों को फूड ग्रेन्स की कमी हो गई। लोग खाते क्या? आबादी तो बढ़ गई लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, ना किसी तरह का वेजेस बढ़ा इनका। इस पर इनको तरह तरह के टैक्सेस देने पड़ते थे, जैसे टीथ,
टीथ देना पड़ता था, जिसमें 1/10 टीथ में 1/10 ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्लर्जी मैन को देते थे ये लोग। ठीक है। दूसरा तरह का जो टैक्स था वो था टेल, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को देना पड़ता था। और भी तरह तरह के टैक्सेस थे टेल के अलावा। कोरवी में क्या करना पड़ता था, पीजेंट्स जो थे अपने खाली वक्त में जब नेशनल हाईवेज़ बनते थे तो उसमें अपने फ्री सर्विसेज पे करने पड़ते थे, इनको बिला उजरत के इनको काम करना पड़ता था उन सड़कों की तैयारी में। जब नेशनल हाईवेज़ बनते थे तो इनको मुफ्त में काम करना पड़ता था। यही वजह थी कि लोग जो थे हुकूमत के ख़िलाफ़ हुए और रिवॉल्यूशन कर दिया। इसके अलावा 1788 का जो साल था, वेदर ख़राब होने की वजह से प्रोडक्शन उतना नहीं हुआ और फमीन आ गया, कहत जिसको कहते हैं। कहत होने की वजह से लोगों को फूड ग्रेन्स की काफ़ी कमी हो गई। फैमिन की वजह से सूखा पड़ गया, अनाज पैदा नहीं हुआ। ऐसे में जो बेसिक नीड्स भी अब आवाम जो है पूरी अपनी नहीं कर पा रही थी। ये तमाम चीज़ें जो थी, जो रहबरी कर रही थी, जो ले जा रही थी रेवोल्यूशन के रास्ते पर फ्रांस को। ठीक है। इसके अलावा अब ये ज़माना इनलाइटेड हो चुका था, लोग हर चीज़ को साइंस की रोशनी में देखते थे। इसीलिए लोगों ने डिवाइन ओरिजिन यानी बादशाह की हुकूमत, डिवाइन ओरिजिन में बादशाह क्या कहता था कि हम जो है खुदा के नुमाइंदे हैं तो हमारा ये हक है कि तुम पर हुकूमत करें। लेकिन अब वो लोग जो है इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स और फिलोसफर्स ने कई एक राइटिंग्स में ये बताया कि सही क्या है, जिसमें जॉन जैकस रूसो वो अपनी एक थ्योरी पेश की जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं। उसमें उन्होंने बताया कि बादशाह जो है आवाम का खिदमतगार है, काम करता है आवाम के लिए। अगर वो अच्छी तरह से काम नहीं करता है, आवाम की भलाई नहीं करता है, तो उसको हटा देना चाहिए। जनता का यह हक है या प्रजा का यह हक है कि उसको हटा दे। मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर की वकालत की, कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, एक आदमी के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए। यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, इन तीनों चीज़ों को अलग अलग होना चाहिए। एक ही आदमी के हाथ में पावर रहने से ये गलत हो सकता है। तो इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर, और जबकि राजा की हुकूमत में क्या होती थी, तमाम अख्तियारात किसके हाथ में होते थे, तमाम पावर राजा के हाथ में होते थे। तो अब लोगों ने इसको मानने से इनकार कर दिया। इसके अलावा वॉल्टियर ने कहा कि हर इंसान को, हर मानव या मनुष्य को अपनी सोचने की आज़ादी, अपने खुद को जाहिर करने की आज़ादी होनी चाहिए, उसको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। तो इस तरह से फिलोसफर्स की राइटिंग ने फ्रांस के लोगों पर काफ़ी असर डाला। ठीक है, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज के लिए बस इतना ही।